नमस्कार साथियों, एग्रोजेट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम यहाँ पे 2022 का जो आपके पेपर है और उसका हम डिटेल सॉल्यूशन इस क्लास के अंदर करने जा रहे हैं। डिटेल सॉल्यूशन के साथ में हम उन किस आपके क्वेश्चनों को भी डिस्कस करेंगे जो आपके 29 जून को जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर भी इनमें से सवाल है वो पूछे जाएंगे। तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। क्लास को आप एंड तक जरूर देखें। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, और ये क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ पे कि पीनियल ग्रंथियां मौजूद होती। अब कहाँ पर पाई जाती है पीनियल ग्रंथियां? तो ध्यान रखना यहाँ पे कि जो पीनियल ग्रंथि होती है इसको हम यहाँ पे जैविक घड़ी के नाम से जानते हैं। जैविक घड़ी, इसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। ध्यान में रखना, क्योंकि ये एक ऐसी ग्रंथि है जो हमारी दैनिक दिनचर्या का क्या करती है, नियमन करती है। सोने का, उठने बैठने का, खाने पीने का, ये सारा नियमन कंट्रोल किसके द्वारा होता है? पीनियल ग्रंथि के द्वारा होता है। पीनियल काय भी कहते हैं इसको यहाँ पे। इसके अलावा हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रभावित होती है तो वो ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रभावित होती है। वो आपके कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? पीनियल ग्रंथि हो जाएगी। और ये पीनियल ग्रंथि की लोकेशन ध्यान में रखना, ये अग्र मस्तिष्क के पृष्ठ भाग के अंदर पाई जाती है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा आपसे पूछा जाए अगर कि मास्टर ग्रंथि कौन सी है, तो मास्टर ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि होती है। हमारे शरीर की ऐसी कौन सी ग्रंथि जो मिश्रित ग्रंथि होती है, तो आप विशेष तौर से आप इसके अंदर अग्नाशय ग्रंथि, पेनक्रियाज ग्लैंड आप ध्यान रखें। या ऐसी ग्रंथि आपसे पूछा जाए कि आपातकालीन ग्रंथि कौन सी होती है, तो आप इसके अंदर आपातकालीन ग्रंथि के अंदर एड्रिनलिन ग्रंथि है, उसका नाम आप यहाँ पे जरूर ध्यान रखें। तो इसके अंदर जो आंसर होगा यहाँ पे करेक्ट, वो कौन सा हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से किस फाइलम में जंतुओं के शरीर के अंदर गुहा उपस्थित होती है, यह हमें पूछ रखा है। तो ध्यान में रखना यहाँ पे शरीर के अंदर गुहा पाई जाती है वो किसके अंदर होती है यहाँ पे। तो बाकी ऑप्शन है उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पोरीफेरा संघ होते हैं ना, इस पोरीफेरा संघ के जितने भी प्राणी होते हैं उनको हम सामान्यतः स्पंज के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखना, क्या कहते हैं इनको? स्पंज। या इसके उदाहरण के अंदर आपको यू स्पंजिया देखने को मिलेगा, या आप इसके अंदर उदाहरण के अंदर साइकन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। इस पोरीफेरा संघ के जितने भी प्राणी होते हैं उनको हम छिद्रधारी प्राणी के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखना, पोरीफेरा संघ के जितने भी प्राणी होते हैं उनके शरीर का जो संगठन होता है वो कोशिकीय स्तर का संगठन होता है, ये भी आप ध्यान रखें। पोरीफेरा संघ के जितने भी प्राणी होते हैं उनके अंदर असममिति पाई जाती है, असममिति होती है, ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अरीय सममिति होती है, रेडियल सिमेट्री, वो कौन कौन से संघ के अंदर होती है, तो इसके लिए आप रेस वर्ड है वो आप यहाँ पे याद रखें। रेस के अंदर रे का मतलब हो जाएगा रेडियल, रेडियल का मतलब अरीय समिति। सी का मतलब हो जाएगा एक तो सिलेंट्रेटा, सी का मतलब हो जाएगा एक तो सिलेंट्रेटा, और एक हो जाएगा यहाँ पे टीनोफोरा। कौन सा हो जाएगा? टीनोफोरा। और ई का मतलब हो जाएगा यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। तो ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें, इन तीन संघ के अंदर यहाँ पे ये अरीय समिति पाई जाती है। तो यहाँ पे हमें पूछ रखा था शरीर गुहा, तो शरीर गुहा किसके अंदर होती है? यहाँ पे एनेलिडा संघ के जो प्राणी होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। सिलेंट्रेटा संघ के जितने भी प्राणी होते हैं इनको हम यहाँ पे नाइडेरिया संघ भी कह सकते हैं। नाइडेरिया का मतलब ऐसा होता है कि इनके अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिनको हम कहते हैं यहाँ पे निमेटोब्लास्ट। किस नाम से जानते हैं? निमेटोब्लास्ट, या दंश कोशिकाएं पाई जाती है जो ये अपनी सुरक्षा का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और प्लेटी एलमंथ्रित संघ के जितने भी प्राणी होते हैं उनको हम चपटे कर्मी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चपटे कर्मी के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर प्लेटी एलमंथ्रित संघ के प्राणियों के अंदर द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। क्लियर है पॉइंट यहां तक? तो एक्स्ट्रा जो डिटेल्स बता रहे हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो 100% यहां से आपके पूछे जाएंगे, इनसे मिलते जुलते, इसलिए आप क्लास को जरूर देखें। यहाँ पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास में कि निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी में से एक से ज्यादा पीजीआर मिलकर घटना को क्या करते हैं? यहाँ पे प्रभावित करते हैं। और विशेष रूप से ध्यान रखना यहाँ पे ये क्वेश्चनों का मैं आंसर आपसे ना पूछकर मैं डायरेक्ट डिटेल बता रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान रखना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं फटाफट इनका सॉल्यूशन भी करवा रहा हूँ और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इनके अंदर ध्यान में रखना थर्ड नंबर क्वेश्चन के अंदर पहली बात तो एक आप पादप हार्मोन के बारे में ये क्वेश्चन है विशेष तौर से यहाँ पे।
तो पादप हार्मोन होते हैं यहाँ पे प्लांट ग्रोथ को रेगुलेटर करने वाले, प्लांट ग्रोथ है उसको रेगुलेट करने वाले, इसीलिए यहाँ पे पीजीआर नाम आया यहाँ पे। पादप वृद्धि नियामक, पादप हार्मोनों को क्या कहते हैं? पादप वृद्धि नियामक के नाम से जानते हैं। ये एक तो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करने वाले, प्रेरक करने वाले हार्मोन, और एक पादप वृद्धि को रोकने वाले या फिर संदमन करने वाले हार्मोन होते हैं। जिनमें से अगर प्रेरक हार्मोन की बात करें तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन होता है। इसके अलावा यहाँ पे संदमक हार्मोन के अंदर एब्सिसिक एसिड, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन, तनाव हार्मोन कहते हैं। एक इसके अंदर आप ध्यान रखें इथाइलिन हार्मोन, अगर इसकी अधिक मात्रा इथाइलिन की तो वो आपके संदमक की तरह कार्य करेगा, और कम मात्रा है तो वो प्रेरक की तरह कार्य करता है। ये दोनों कैटेगरी के अंदर आता है, ध्यान रखना। इथाइलिन हार्मोन एकमात्र गैस या हार्मोन होता है जो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में काम में आता है। और ऑक्सिन और जिब्रेलिन हार्मोन होते हैं, वो ध्यान में रखना अनिषेक जनन, अनिषेक फलन के अंदर काम आते हैं, बिना निषेचन के फल का निर्माण। और जिन फलों का निर्माण बिना निषेचन के होता है उनमें कभी भी बीज का निर्माण नहीं होता है, ये बात भी आप यहाँ पे ध्यान रखें। तो ये आ रखा है यहाँ पे कि ऐसा पीजीआर मिलकर एक से अधिक घटनाओं को प्रभावित करता है तो वो होता है यहाँ पे बोल्टिंग। तो ये आप ध्यान रखें, यहाँ पे डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे आ रखा है शिखाग्र प्रधानता या शिखर प्रभुता, तो इसको आपके बनाए रखने का कार्य कौन करता है? यहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन। क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन होता है वो शिखर वाले पोर्शन के अंदर ज्यादा होता है। तो एपिकल डोमिनेंसी भी आप कह सकते हो यहाँ पे इसको, या फिर आप शीर्ष आपके प्रधानता भी कह सकते हो, या शीर्ष प्रभाविता के नाम से भी आप इसको जान सकते हो। तो ऑक्सिन हार्मोन शीर्ष प्रभाविता को बढ़ाता है और पार्श्व कलिकाओं के वृद्धि को रोकने का क्या करता है? कार्य करता है। और अगर शीर्ष प्रभाविता समाप्त करनी है तो शिखर वाला पोर्शन आप यहाँ पे हटा सकते हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन आ रखा है हमारे पास में कि टैक्सोनॉमिकल ऑर्डर का सही क्रम है वो यहाँ पर कौन सा होगा? तो टैक्सोनॉमिकल ऑर्डर का सही क्रम मैं आपको बता देता हूं, और एग्जाम में 100% अब की बार आपको सवाल देखने को मिलेगा इसमें से। तो इसमें आप ये याद रखें कि सबसे पहले आप यहाँ पे जाओ, ये याद रख सकते हो, जाओ, उसके बाद में कुग याद रख सकते हो, जाओ कुग, फिर याद रख सकते हो आप यहाँ पे वंश जय, जाओ कुग वंश। जय का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जगत, से का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? संघ, वे का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा वर्ग, ये का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? गण, और कु का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? कुल, और वे का मतलब क्या हो जाएगा? वंश, और जा का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? जाति। तो विशेष तौर से आप ध्यान रखें जगत, संघ, इसके बाद वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, ये हमारे पास में यहाँ पे टैक्सोनॉमिकल ऑर्डर होता है। क्लियर। अब आगे की बात, जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनके लक्षणों में क्या होती है? यहाँ पे लक्षणों में वृद्धि होती है। ठीक है। इसके अलावा जीवों की संख्या में, जीवों की जो संख्या होती है वो जीवों की संख्या क्या होती है? यहाँ पे कम, जीवों की संख्या क्या होगी? यहाँ पे कम। जब हम यहाँ पे ऊपर से नीचे आएंगे तब ध्यान रखना, और अगर यहाँ पे नीचे से ऊपर जाएंगे तो जीवों की संख्या बढ़ेगी। और जगत की बात करें तो टोटल 5 जगत होते हैं। एक तो पादप जगत होता है यहाँ पे, एक जंतु जगत होता है, ध्यान में रखना, एक आपके कवक जगत होता है, इसके अलावा एक मोनेरा जगत होता है, और एक आपके प्रोटिस्टा जगत होता है। कौन सा जगत होता है? प्रोटिस्टा जगत। ये पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली है वो आपके R.H. व्हीटेकर के द्वारा दी गई थी, R.H. व्हीटेकर के द्वारा, ध्यान रखना। द्विजगत प्रणाली कैरोलस लिनियस के द्वारा, त्रिजगत प्रणाली अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा, और चतुर्जगत वर्गीकरण प्रणाली वो कोपलैंड के द्वारा दी गई थी। तो इसके अंदर देखो आप, ये अगर शब्द है कुछ अलग आपको लगे तो ये आप सीक्वेंस इसके अंदर देख सकते हो, और इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। ये सीक्वेंस भी आप यहाँ पे याद रखें। अगला क्वेश्चन, प्रजाति शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था? यहाँ पे अब प्रजाति शब्द के बारे में बात की गई है, तो प्रजाति शब्द है वो जॉन रे के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, जॉन रे के द्वारा। यहाँ पे चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद के बारे में बताया था, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद के बारे में बताया था, विकास का सिद्धांत दिया था, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया गया था यहाँ पे, और लेमार्क के द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया गया था। ये आप ध्यान रखें यहाँ पे। जीव विज्ञान का जो जनक होता है वो अरस्तु हो जाएगा। जीव विज्ञान, बायोलॉजी, या फिर आप यहाँ पे बायोलॉजी की और यहाँ पे जूलॉजी भी कह सकते हो। बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों का जो जनक है वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे अरस्तु हो जाएगा यहाँ पे। और कैरोलस लिनियस है ये हमारे पास में द्विजगत वर्गीकरण पद्धति का जनक, द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली का क्या हो जाएगा? जनक। और वैज्ञानिक नामकरण पद्धति भी इसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, वैज्ञानिक नामकरण पद्धति ये भी इसी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ध्यान रखना। तो इसके अंदर प्रजाति शब्द है ये किसके द्वारा गढ़ा गया था या किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जॉन रे के द्वारा दिया गया था। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे दे रखा है यहाँ पे कि अर्धसूत्री विभाजन में सिनेप्सिस किसके दौरान होता है? यहाँ पे
देखो, एक सिनेप्सिस की बात करें तो वो तो होता है आपके तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड होता है। ये सिनेप्सिस काइजमेटा का यहाँ पे अलग है। जब दो तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिलती, इस तरीके से अगर दो तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिल रही है, अगर दो तंत्रिका कोशिका आपस में मिल रही है इस तरीके से, तो उनका जो जुड़ाव स्थल होगा, ये इस जुड़ाव स्थल को हम किस नाम से जानते हैं यहाँ पे? सिनेप्सिस के नाम से जानते हैं, सिनेप्सिस कहा जाता है। लेकिन ये सिनेप्सिस अलग है यहाँ पे और वो सिनेप्सिस अलग है यहाँ पे। तो ध्यान रखना, यहाँ पे एक बात और मैं आपसे बता देता हूं कि अगर इंटरफेज है तो उस समय हमें क्रोमेटिन दिखाई देते हैं। इंटरफेज के समय सिर्फ और सिर्फ क्रोमेटिन दिखाई देते हैं। लेकिन गुणसूत्र मोटे और एकदम तगड़े कब दिखाई देंगे? मेटाफेज के अंदर। में से मोटे और में से यहाँ पे मेटाफेज। तो मेटाफेज के अंदर गुणसूत्र होते हैं वो एकदम बड़े दिखाई देते हैं, गुणसूत्र होते हैं वो मोटे दिखाई देते हैं। ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें। आपको लग रहा होगा मास्टर जल्दी पढ़ा रहा है, ज्यादा क्वेश्चन सोल्व हो सके कम समय के अंदर, इसीलिए आपको ये कंप्लीट में करवा रहा हूं। तो इसके अंदर यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन है, वो सिनेप्सिस किसके दौरान होगा? जब दो क्रोमोसोम आपस में ज्वाइंट होते हैं और जीनों का क्या होता है? ट्रांसफर। तो वो होगा यहाँ पे जाइगोटीन के अंदर। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, पुष्प की डंठल को क्या कहते हैं? अब देखो, फ्लोवर के अगर पार्ट्स की बात करें तो मैं आपके सामने एक सिंपली रफली डायग्राम बना सकता हूं और डायग्राम के द्वारा मैं यहाँ पे हर एक चीज आपकी यहाँ पे क्लियर भी कर सकता हूं। ये हमारे पास में एक समझने के लिए डायग्राम है। अब जैसा भी हो, कम समय के अंदर आपको ज्यादा चीजें क्लियर करनी है तो डायग्राम है वो आपको समझना पड़ेगा। और 100% फिर कह रहा हूँ, एग्जाम के अंदर इन्हीं के आसपास के सवाल है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए क्लास आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी यहाँ पे। इसके अंदर ध्यान रखें, ये ऊपर वाला ये जो गड़ेनुमा संरचना बना रखी है इसको हम कहते हैं पूरा का पूरा अंडप या स्त्री केसर या जायांग, ये मादा जन्नांग है। ये साइड वाले जो पार्ट बना रखे हैं ये आपके नर जन्नांग के पोर्शन होते हैं। इसके अंदर आप ध्यान रखें कि ये पोर्शन होता है यहाँ पे वर्तिकाग्र, जो पराग कणों को ग्रहण करती है। ध्यान रखना, ये पोर्शन होता है यहाँ पे वर्तिका, जिसके द्वारा पराग नलिका है वो अंडाशय की तरफ जाएगी और ये पोर्शन हो जाएगा अंडाशय, जो निषेचन के बाद में फल का क्या करेगा? निर्माण। और इसके अंदर संरचना होती है बीजांड की संरचना, ओव्यूल, जो निषेचन के बाद बीज का क्या करेगा? निर्माण करेगा। इसके अलावा पुष्प का ये भाग एक टहनी से जुड़ा हुआ होगा जिसको हम कहते हैं पुष्प व्रंत कहा जाता है। पुष्प एक थैलेनुमा संरचना पर टिका हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे? पुष्पासन के नाम से जानते हैं। अगर पुंकेसर की बात करें तो ये ऊपर वाला भाग होता है यहाँ पे परागकोश। क्या होता है यहाँ पे? परागकोश। ये भाग होगा यहाँ पे पूतंतु। ठीक है, तो पुंकेसर की, उमंग की एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं और जायांग की एक इकाई को अंडप या स्त्री केसर कहा जाता है यहाँ पे। तो पुष्प की जो डंठल नुमा संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्टाल्क या व्रंत के नाम से जानते हैं। स्टाल्क कह दो या फिर व्रंत कह दो। यहाँ पे ये पिट्योल क्या होता है? अगर लीफ है ना, ये कोई एक लीफ है हमारे पास में, ठीक है, इस लीफ है ये जिसके द्वारा टेनी से जुड़ी होगी, इसको हम कहते हैं पिट्योल। पर्णवृंत कहते हैं इसको, पिट्योल या पर्णवृंत। और ये पत्ती की जो सतह होती है उसको हम पर्ण फलक कहते हैं। और ये होती है आपके पर्ण कोर, इसको, ये पत्ती का किनारा, ये पत्ती की मध्य सिरा, ये पार्श्व सिराएं हो जाएगी। यहाँ क्लियर है डिटेल्स यहाँ तक? तो अच्छे से आप इन क्वेश्चनों को आप सोल्व करें, ध्यान। अगला क्वेश्चन देखें आप इसमें। अगला क्वेश्चन आ रखा है, निम्नलिखित में से जड़ों के किस भाग को मूल भाग भी कहा जाता है? यहाँ पे अब आप ध्यान रखना, यहाँ पे जड़ के जो भाग दे रखे हैं यहाँ पे इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ये भाग होता है यहाँ पे मूल गोप। ये कौन सा होता है? यहाँ पे मूल गोप। यहाँ पे आपके विभाजनशील क्षेत्र होता है तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे विभज्योतकी क्षेत्र, विभज्योतकी क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद में इसकी कोशिकाएं बार बार डिवाइड होकर यहाँ पे आ जाएगी, तो ये जो क्षेत्र होगा इसको हम कहेंगे यहाँ पे दीर्घीकरण क्षेत्र, इलोंगेशन फेज, या इसको हम कहते हैं यहाँ पे दीर्घीकरण, जो जड़ की वृद्धि को बढ़ाने का कार्य करेगा। और यहाँ पे जो कोशिकाएं होगी एकदम परिपक्व हो जाएगी और कभी डिवीजन नहीं होगा, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे परिपक्वन क्षेत्र, मैच्यूरेशन फेज, मैच्यूरेशन फेज, परिपक्व क्षेत्र इसको यहाँ पे कहा जाता है। ध्यान रखना। और इसके साइड में यहाँ पे ऐसे क्या पाए जाते हैं? मूल रोम होते हैं, जो जल का क्या करते हैं? यहाँ पे अवशोषण करते हैं। और जड़ के अंदर द्विबीजपत्री जड़ों के अंदर केसपेरियन पट्टिकाएं पाई जाती है। ध्यान रखना। तो जड़ के अंदर अवरोध का क्या करेगी? यहाँ पे कार्य करेगी। तो इसके अंदर पूछ रखा है यहाँ पे कि जड़ों के किस भाग को मूल भाग भी कहा जाता है, ये आपको। तो इसके अंदर आप ध्यान रखना, 4 ऑप्शन हमारे पास में दे रखे हैं। यहाँ पे मूल गोप का भी दे रखा है, कोशिका विभाजन क्षेत्र का, कोशिका विवर्धन क्षेत्र का, या फिर कोशिका परिपक्वता। तो इसके अंदर डी ऑप्शन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
स्टार्च के एक अणु के उत्पादन के लिए कितनी बार C3 साइकिल है उसको पूरा करना होगा। देखो एक हमारे पास में होता है C3 साइकिल, पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके ये मैं बता देता हूं आपको, और 100% इसमें से सवाल देखने को मिलेगा, ये मैं फिर कह रहा हूं आपको। एक हमारे पास में होता है C3 साइकिल, ठीक है, एक होता है C4 साइकिल और एक होता है C2 साइकिल। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें भी C3 साइकिल में प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन का बनता है, C4 में 4 कार्बन का और C2 में 2 कार्बन का। प्रथम जो उत्पाद बनता है इन तीनों के अंदर वो कौन सा होता है? पहला उत्पाद 3 कार्बन का है तो कौन सा है? PGA, फोस्फोग्लाइको, आपके फोस्फोग्लिसरिक एसिड होगा, फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ये पहला प्रोडक्ट बनता है 3 कार्बन का। 4 कार्बन के अंदर यहाँ पे C4 साइकिल में पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन का बनता है और ये वो होता है OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फिर कह रहा हूं सवाल मिलेगा इनमें से। अगला यहाँ पे C2 साइकिल में पहला प्रोडक्ट बनता है 2 कार्बन को, उसको कहते हैं फोस्फोग्लाइकोलेट कहते हैं। फिर आगे बात करते हैं इनमें CO2 का प्राथमिक ग्राही क्या होता है? CO2 का प्राथमिक ग्राही, तो CO2 का प्राथमिक ग्राही PGA के अंदर कौन सा होगा? यहाँ पे RUBP होगा, और यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पे होगा पेप फोस्फोइनोल पाइरुवेट। और यहाँ पर कोई इसके अंदर कोई CO2 का प्राथमिक ग्राही नहीं होता है, इसमें O2 का प्राथमिक ग्राही होता है। क्या होता है यहाँ पे? O2 का प्राथमिक ग्राही होता है, ध्यान में रखना। जिसमें RUBP होता है वही ऑक्सीजन को क्या करता है? ग्रहण करने का कार्य। और इन दो के अंदर यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम काम में आता है और इसके अंदर पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम में आता है, ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं। इसके अलावा जेड स्कीम है उसको अच्छे से आप पढ़ लें, साइक्लिक नॉन साइक्लिक को अच्छे से पढ़ लें, कहां पर आपके जल का प्रकाश से विघटन होगा ये ध्यान रखें, पीएस फर्स्ट के पास या पीएस सेकंड के पास, वो अच्छे से आप पढ़ लेना। तो इसके अंदर स्टार्च के एक अणु के निर्माण के लिए C3 साइकिल को कितनी बार रन करना पड़ेगा? 6 बार रन करना पड़ेगा, ठीक है। 6 बार अगर रन करेंगे, 6 बार चलेंगे तभी ग्लूकोज का निर्माण होगा, वरना ग्लूकोज का निर्माण नहीं होगा। तो इसके अंदर आपके बी ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रखा है यहाँ पे कि परिरम में दृढ़ोतक की अर्धचंद्राकार जो पट्टियां पाई जाती है वो किसके अंदर होती है? यहाँ पे परिरम के अंदर, पेरीसाइकिल के अंदर। तो इसमें हमारे पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, एक बीजपत्री तने में, द्विबीजपत्री में, द्विबीजपत्री मूल में और द्विबीजपत्री मूल के अंदर यहाँ पे। तो इनमें से हमारे पास में कौन सा करेक्ट होगा? तो परिरम में दृढ़ोतक की जो अर्धचंद्राकार पट्टिकाएं पाई जाती है, जो स्टार्च का आच्छाद या फिर आच्छाद कोशिकाएं जिनको हम कहते हैं, तो ये बी ऑप्शन इसका क्या होगा? यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, ये आप ध्यान रखें विशेष तौर से। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 11, इसमें दे रखा है स्नायु बंधन या लिगामेंट निम्नलिखित में से किन दो को जोड़ता है? अब एक ध्यान रखना यहाँ पे, एक तो मैंने आपको बताया था बल्ब, और एक आप याद रखें यहाँ पे बीटियम। बल्ब का मतलब यहाँ पे, बल्ब का मतलब यह है कि बोन्स को बोन से जोड़ने वाला उत्तक होता है लिगामेंट। लिगामेंट इसको हम कहते हैं यहाँ पे लिगामेंट, ध्यान रखना। हिंदी में इसको हम कहते हैं स्नायु। और बोन्स को मांसपेशी से जोड़ने वाला उत्तक होता है टेंडन, और टेंडन का मतलब होता है इनको हम कहते हैं कंडराएं। क्या कहते हैं इनको? कंडराएं। तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे आपके सामने आंसर है कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला उत्तक होता है वो स्नायु बंधन या लिगामेंट। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। और हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला उत्तक होता है टेंडन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, हड्डियों वाले टॉपिक से इसमें से आपके सवाल आ रखे हैं, उत्तक वाले टॉपिक से सवाल पूछ रखे हैं। हड्डियों के अंदर जो प्रोटीन होता है वो ओसिन प्रोटीन होता है, हड्डियों का जो अध्ययन होता है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और उपास्थि के अंदर जो प्रोटीन होता है वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है। उपास्थि की कोशिकाओं को हम आपके कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं और अस्थि की कोशिकाओं को हम यहाँ पे ओस्टियोसाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला आ रखा है यहाँ पे चने की फली छेदक जो कीट है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है यहाँ पे? तो ये ध्यान रखना, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा इसका क्या हो जाएगा वैज्ञानिक नाम। सिंपल है, इसमें कोई इतना समझाने जैसा है नहीं। अगला क्वेश्चन, कोशिका के केंद्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? देखो एक तो आपसे अगर पूछा जाए यहाँ पे कोशिका की खोज, किसकी खोज? यहाँ पे कोशिका की खोज, तो कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा। लेकिन वो कोशिका मृत थी, और जीवित कोशिका पूछ ले तो ल्यूवेन होक के द्वारा, ल्यूवेन होक के द्वारा की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे केंद्र की खोज, तो केंद्र की खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी आर्किड पादप की जड़ों के अंदर। यहाँ पे तो रॉबर्ट ब्राउन इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। स्लाइडेन और स्वान के अंदर, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया था। विर्चोव के द्वारा उसमें एक नई लाइन जोड़ी गई थी, वो आपको कमेंट्स करनी है यहाँ पे कौन सी लाइन थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रहेगा यहाँ पे। अब इसमें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा और याद कर लेना जो आपके एग्जाम में आ सकता है। एक तो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कौन से हैं, एकल झिल्ली वाले कौन से हैं, और एक आपके झिल्ली विहीन कोशिकांग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इनके कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। राइबोसोम के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। पॉलीराइबोसोम, बहुराइबोसोम क्या होते हैं वो आप ध्यान रखें। और जीवाणु कोशिका का डायग्राम का सवाल 100% आएगा। अगला क्वेश्चन,
भारत में पारिस्थितिकी का जनक क्या होता है? देखो, पारिस्थितिकी इकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर जैविक और अजैविक घटक होते हैं, उनके आपस में अंतर संबंध से एक तंत्र बनता है, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे? पारितंत्र। तो यहाँ पे भारत में पारिस्थितिक जनक होते हैं, वो होते हैं यहाँ पे रामदेव मिश्रा। अर्नेस्ट हैकेल ने यहाँ पे त्रिजगत वर्गीकरण प्रणाली दी थी। कौन सी? त्रिजगत वर्गीकरण प्रणाली दी गई थी यहाँ पे। ओडम ने यहाँ पे पारिस्थितिक परिभाषा के बारे में बताया था, ध्यान रखना, ओडम। और MS स्वामीनाथन कौन है, इसको आपको कमेंट्स करना है। अब आपको ये पता है भी, एग्रीकल्चर के अंदर आप हो तो MS स्वामीनाथन के बारे में पता होना चाहिए, ये कौन है यहाँ पे जनक है किसके, वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट 15 नंबर। द्विबीजपत्री तने में सवन मंडल किस प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। देखो, द्विबीजपत्री तने के अंदर अगर हम बात करें ना, तो ये हमारे पास में सवन मंडल होते हैं, वो आपकी इस तरीके से होंगे यहाँ पे, ये इस तरीके से होंगे। सारे के सारे सवन मंडल एक ही त्रिज्या पर होते हैं, ध्यान में रखना, सारे के सारे एक ही त्रिज्या पर होंगे। इसका मतलब पहले अंदर की तरफ जाइलम बार फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम बार फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम बार फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम बार क्या होगा? फ्लोएम होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे खुले होते हैं, संयुक्त होते हैं और एंडार्स रहेंगे यहाँ पे, ये विशेष तौर से ध्यान रखें। और जिनके अंदर कैम्बियम होगी, इनके बीच में कैम्बियम होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? खुला सवन मंडल कहते हैं। और अगर कैम्बियम नहीं होती है बीच में, तो वो जाएगा बंद प्रकार का। और कैम्बियम है, इसका मतलब इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ भी देखी जाती है। तो ये आप ध्यान रखें इसके अंदर कि द्विबीजपत्री तने के अंदर सवन मंडल वो खुले हुए होते हैं और बिखरे हुए किसमें होते हैं? एक बीजपत्री के अंदर सवन मंडल क्या होते हैं? बिखरे हुए होते हैं। तो इसका आपकी 15 नंबर का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की नहीं बनी होती? देखो, ये टेरिडोफाइटा, आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी, ये सारे हमारे पास में क्या है? यहाँ पे पादप के वर्ग दे रखे हैं यहाँ पे। लेकिन ये कवक है, कवक की कोशिका भित्ति होती है, वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? यहाँ पे काइटिन की बनी होती है। तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, कि आपके इस कवक की, फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है, सेलुलोज की नहीं बनी होती है। बाकी जितने भी पादप होते हैं उनकी कोशिका भित्ति आपकी किसकी बनी होगी? यहाँ पे सेलुलोज की। जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली होती है वो फोस्फोलिपिड की बनी होती है, जिसमें लेसिथिन होता है और लेसिथिन को छोड़कर कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए विशेष तौर से, फिर कह रहा हूँ। और कोशिका झिल्ली का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? यहाँ पे सिंगर एंड निकोलसन ने। सैंडविच मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? डेनियल और डेविसन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भोजन में नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आपके होगा? देखो, ये हमारे पास में विटामिन का सवाल दे रखा है। एक तो आपके जितने भी विटामिन है ना, उनके आपको रासायनिक नाम फिक्स है, ध्यान रखने हैं। सवाल आएगा विटामिन से, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, उसका नाम होता है रेटिनॉल। ये नियासिन जो दे रखा है ना, आप नियासिन देखो यहाँ पे नाम आ रहा है हमारे पास में, ने का मतलब 3, 3 का मतलब B3 विटामिन होता है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है? यहाँ पे नियासिन। और B3 विटामिन की कमी से जो रोग होता है वो होता है यहाँ पे पेलाग्रा रोग। कौन सा होगा? यहाँ पे पेलाग्रा, याद रहेगा। एनीमिया रोग है यहाँ पे, ब्लड की कमी होना। रिकेट्स रोग ये विटामिन डी की कमी से होता है। यहाँ पे मेरिस्मस रोग होता है, ये प्रोटीन की कमी से होता है। तो ये फिक्स है, सवाल इसमें से आएगा आपके। तो इसके अंदर यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एबीओ प्रणाली में रक्त समूह ओ की विशेषता क्या होती है? देखो, ओ ब्लड ग्रुप एक ऐसा आपके ब्लड ग्रुप होता है, इसको एक तो कहते हैं हम यहाँ पे सार्वत्रिक दाता। इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पे सार्वत्रिक दाता के नाम से जानते हैं। और वो भी कौन सा सार्वत्रिक दाता होगा? ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। कारण क्योंकि इसके अंदर एक तो कोई एंटीजन नहीं होता है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, लेकिन दोनों एंटीबॉडी होते हैं। ए व बी दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, दोनों प्रकार की एंटीबॉडी होती है। तो इसके अंदर होगा यहाँ पे कि एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों क्या होते हैं? अनुपस्थित। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट। और ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो सार्वत्रिक क्या होगा? ग्राही होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन ये होती है कि जो माता होती है वो कैसी होनी चाहिए? यहाँ पे RH नेगेटिव। और इसके अलावा जो पिता होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? यहाँ पे RH पॉजिटिव होना चाहिए। और शिशु होता है वो भी शिशु कैसा होना चाहिए? यहाँ पे RH पॉजिटिव होता है यहाँ पे। तो अब आप जब भी शादी करो तो आप ब्लड ग्रुप चेक करना है साथी का, ठीक है? कुंडली नहीं मिलानी। तो इसके अंदर आप ध्यान रखना, यहाँ पे माता होगी वो RH नेगेटिव और जो बच्चा होगा वो आपके कैसा होगा? RH पॉजिटिव। मतलब डी ऑप्शन इसका क्या होगा? यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, एपोमिक्सिस किसे के गठन को यहाँ पे संदर्भित करता है? यहाँ पे तो एपोमिक्सिस का मतलब होता है असंग जनन, ठीक है? असंग जनन, जिसमें आपके बिना निषेचन के बीज का क्या हो जाता है? निर्माण। तो ये बीज के निर्माण से आपके रिलेटेड होता है। और अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पिक रिलेटेड होता है किससे? यहाँ पे फल से। तो इसके अंदर यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक रूप से ABA के समान? ABA क्या है? यहाँ पे ध्यान रखना, एसिड के बारे में बात कर रखी। तो ये डोरमिन होता है जो आपके ABA के समान होता है। तो ये पादप हार्मोन से रिलेटेड है सवाल, और उनमें से भी एक सवाल कंफर्म पूछा जाएगा। विशेष तौर से आप ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का आप याद रखें। अगला क्वेश्चन, एक युग्मक में क्या होता है? यहाँ पे तो एक युग्मक के अंदर आप विशेष तौर से ध्यान में रखना यहाँ पे कि भी
युग्मक गैमीट की बात कर रखी है तो इसके अंदर जीन का केवल एक की एलील होते हैं, दोनों एलील यहाँ पे साथ में नहीं होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है आपके एग्जाम के अंदर कि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, तो एग्जाम से पहले भी आप ये क्लासेस जरूर देखें। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए चक्र के बीच का अंतर क्या होता है? देखो ग्लाइकोलाइसिस की लोकेशन कहाँ पे, कोशिका द्रव्य। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होता है वो कहाँ पे चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है आपके लिंक रिएक्शन, और लिंक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है यहाँ पे एसिटाइल को एंजाइम ए, एसिटाइल CoA। ये इन दोनों को आपके लिंक करता है, इसीलिए इनको लिंक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके पादपों में श्वसन से रिलेटेड सवाल है, वो पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस में कोई ऊर्जा नहीं बनती है, ग्लाइकोलाइसिस में कोई ऑक्सीजन भी काम में नहीं आती है। यहाँ पे वायु और अवायवीय शोषण करने वाले जीवों के अंदर ग्लाइकोलाइसिस कॉमन प्रक्रिया होती है, ध्यान रखना। और जो ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली होती है, उससे रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन, वह पादप हार्मोन जो शीर्ष प्रमुखता का नियमन करता है, अभी हमने बात की थी पीछे की शीर्ष प्रभाविता या एपिकल जो डोमिनेंसी है उसके लिए विशेष तौर से यहाँ पे कौन सा हार्मोन होगा वो यहाँ पर उत्तरदायी होगा, वो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है। तो अभी बात की थी एपिकल डोमिनेंसी को कौन बताते हैं, यहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन, ये कंप्लीट। अगला क्वेश्चन, अनुपर्णीय पत्तियां किस में पाई जाती है? देखो अनुपर्णीय पत्ती के बारे में बात कर रखी है तो ये विशेष रूप से यहाँ पे फेबेसी कुल के अंदर होती है। इसका लक्षण है फेबेसी कुल का भी, इसमें अनुपर्णीय पत्ती पाई जाती है। अनुपर्णीय का मतलब होता है कि एक लीफ लगी हुई, इसके बेस पर एक छोटी सी लीफ और लगी हुई है, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे अनुपर्णीय पत्ती के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से आपके सही सुमेलित कर रखा है? यहाँ पे आपके मनुष्य के अंदर दे रखा है यहाँ पे होमो इसकी प्रजाति है क्या, यहाँ पे ये गलत है, होमो इसका वंश होगा। शेर पेंथरा ये भी यहाँ पे गलत दे रखा है। बिल्ली है इसका फेलिस, ये जीनस वंश बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। वैज्ञानिक नाम से रिलेटेड आपके टेक्सोनॉमी से ये सवाल आ रखा है। अगला क्वेश्चन, अगला दे रखा है मधुमक्खियों में यहाँ पे नर मधुमक्खी का जन्म किससे होता है? तो अनिषेचित जो अंडे होते हैं उनसे आपके क्या होता है, यहाँ पे नर मधुमक्खी का निर्माण होता है अनिषेचित अंडों से, और निषेचित अंडों से आपकी रानी या फिर मादा का निर्माण होगा, और जिनको रॉयल जेली खिलाया जाएगा वो क्या बनेगी, आपकी रानी बनेगी। ट्राइगोडर्मा किसकी प्रजाति है? देखो ट्राइगोडर्मा जिसका उपयोग हम बीज उपचार के अंदर करते हैं, तो ये विशेष रूप से हमारे पास में जो प्रजाति होगी यहाँ पे, जिसमें आपके अंडे का भी ऑप्शन दे रखा है, लार्वा भी दे रखा है, निम्फ भी दे रखा है, और यहाँ पे ग्रब भी दे रखा है। तो ये जो प्रजाति होती है यहाँ पे किसकी होगी, अंडे की। 29, पोएसी में पाया जाने वाला फल कौन सा होता है? पोएसी कुल के बारे में यहाँ पे हमें दे रखा है इसके अंदर। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन है, पोम, कैप्सूल, सिल्यूकुआ या कैरियोप्सिस फल। यहाँ पे तो इनमें से कौन सा होगा, तो कैरियोप्सिस फल हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे प्रोटोजोआ का उदाहरण हमें पूछ रखा है, जैसे पेरामीशियम का दे रखा है, यूग्लिना का दे रखा है, ओबेलिया का दे रखा है, प्लाज्मोडियम का। ये ओबेलिया इसका उदाहरण नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, ओबेलिया इसका उदाहरण नहीं होता है प्रोटोजोआ का। ये हमारे पास में जंतु जगत के अंदर आएगा अलग ही, और किसके अंदर आता है ओबेलिया, आपको बताना है। ओबेलिया के बारे में बता देता हूँ, ओबेलिया के अंदर पीडी एकांतरण होता है, मेडूसा अवस्था भी होती है इसके अंदर। तब आपको अब ये बताना है कि ओबेलिया किसका उदाहरण है, कमेंट्स करना है, ध्यान रखना। ये आपके जंतु जगत के अंदर से सवाल पूछा गया एनिमल किंगडम में से पीडी एकांतरण होता है, इतना और बता देता हूँ। पॉलिप और मेडूसा अवस्था 2 पाई जाती है इसमें, जिसको हम पीडी एकांतरण कहते हैं यहाँ पे। तो बाकी सारे उदाहरण किसके हो जाएंगे यहाँ पे, प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ का उदाहरण नहीं है, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। यूकैरियोटिक के अंदर 40s राइबोसोम में होता है, तो 40s राइबोसोम में 80s 18s 18s RRNA होते हैं, और अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका में 30s के अंदर अगर पूछ ले तो उसके अंदर होते हैं 16s RRNA पाए जाते हैं। ये सवाल 100% आपके और आ सकता है, ध्यान में रखना यहाँ पे, राइबोसोम से रिलेटेड। अगला, पीजीआर तकनीक में पीसीआर तकनीक में प्रयुक्त टेक पॉलीमरेज, ये टाक नहीं ये टेक होगा यहाँ पे, टेक पॉलीमरेज का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसकी खोज कैरीमुलस के द्वारा की गई थी यहाँ पे। तो ध्यान में रखना, यहाँ पे पीसीआर तकनीक के अंदर जो टेक पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो थर्मोफिलिक एक बैक्टीरिया होता है यहाँ पे, मतलब ज्यादा तापमान को भी आपके सहन करने की क्षमता होती है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अधिक तापमान को भी सहन कर सकता है, 72 डिग्री टेम्परेचर को भी सहन कर सकता है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक जीन किस में पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र 1 के अंदर सबसे अधिक जीन पाए जाते हैं, तो इसके अंदर जीनों की खोज के लिए इसको टाइम भी ज्यादा लगा था, बाद में ध्यान रखना। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ट्राइकोडर्मा, ये वापिस क्वेश्चन देख लो, ट्राइकोडर्मा से आए, जिसका उपयोग हम बीज उपचार के अंदर करते हैं। तो ये एक कवक की प्रजाति होती है, यहाँ पे कवक की प्रजाति ट्राइकोडर्मा। नोटोकॉर्ड गैस्ट्रुला की किस परत से विकसित होती है? यहाँ पे नोटोकॉर्ड के बारे में पूछ रखा है कि गैस्ट्रुला की किस परत से विकसित होती है।
तो इसके अंदर हमारे पास में 4 ऑप्शन है वो दे रखे हैं यहाँ पे, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और एक पेरिडर्म दे रखा है। तो ये आपकी मेसोडर्म से विकसित होती है, यहाँ पे ध्यान रखना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, जल में सूक्ष्म जीवों के साथ पूर्ण उपचार करने की एक प्रक्रिया जो जूट फाइबर बंडलों को केंद्रीय तने से अलग करती है एवं लकड़ी के ऊतक से तंतुओं को क्या करती है, ढीला करती है, इसको हम विशेष रूप से क्या कहते हैं, तो इसको रेटिंग देना कहते हैं, रेटिंग। ये एक प्रोसेस होती है, ध्यान रखना, रेटिंग। अगला यहाँ पे मधुमक्खी के छत्ते में वर्कर कैसे होते हैं, वर्कर भी क्या हो सकते हैं यहाँ पे, तो वर्कर होते हैं वो बांझ मादाएं होती है, ध्यान में रखना, बांझ मादाएं होती है। नेक्स्ट, अधिकांश पौधों में शर्करा किस प्रमुख स्थानांतरित होती है, तो ये हमारे पास में सुक्रोज के रूप में स्थानांतरित होती है। किसके रूप में स्थानांतरित होगी, सुक्रोज के रूप में। स्तनधारियों में देखो 12 दे रखे हैं यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमें दे रखे हैं, तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बनते हैं यहाँ पे, तो 12 से कितने बनेंगे, 24 शुक्राणु बनेंगे यहाँ पे। एक तो 24 शुक्राणु वाले करेक्ट होंगे, इसका मतलब ये होगा नहीं और ये यहाँ पे होगा नहीं, इसका मतलब ये और ये हो सकते हैं। और 12 सेकेंडरी oocyte, एक सेकेंडरी oocyte से एक ही अंडाणु बनता है यहाँ पे, तो इसका मतलब 12 बन रहे, इसका मतलब 12 ही तो अंडाणु बनेंगे, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये लास्ट सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी कवक की प्रजाति है वो खाने योग्य इनमें से नहीं होती है, तो अस्टिलेगोआ ये खाने योग्य प्रजाति नहीं होती, बाकी कवक की प्रजातियां खाने योग्य होती है जिसमें प्रोटीन की मात्रा प्रचुर पाई जाती है यहाँ पे। तो ये आपके 14 क्वेश्चन था जिनका हमने डिटेल सॉल्यूशन भी किया है, साथ में कुछ क्वेश्चनों का ध्यान रखना, आगामी आपके जो 29 जून को एग्जाम होने वाला है तो उसके अंदर ये आपके वीडियो बहुत कारगर साबित होता है। तो एक बार आप जरूर इस वीडियो को और देख लें, यहाँ पे रिवाइज जरूर करें इसको यहाँ पे, क्योंकि पिछले सालों के जो पेपर होते हैं उन्हीं के बेसिस पे नया पेपर आपका बनता है। तो मिलते हैं वापिस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक 29 को जो आपके जून को एग्जाम है उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय हिंद।